ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦੇ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫਸਲ ਕਿਉਂ ਬੀਜ ਲਈ। ਜੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਜੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਤਿੰਨ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਗੇਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋਗੇ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਡੀ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बजट की घाट नहीं आने देंगे। आज नीति आयोग की 7वीं मीटिंग थी। मेरी पहली मीटिंग थी मुख्यमंत्री बनने के बाद, और दुर्भाग्य की बात यह है कि इससे पहले 3 साल किसी भी मीटिंग में पंजाब से कोई नहीं आया। इन्होंने चिट्ठियां बहुत निकाली कि आ जाओ मुख्यमंत्री, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ऐशोप्रस्त जिंदगी जी रहे थे उस समय। तो आज मैंने डिटेल में होमवर्क करके मैं गया था। डिटेल में मैंने पंजाब के मसले नीति आयोग में रखे, जिसमें सबसे बड़ा है जो फसल की विभिन्नता। हम लोग धान और गेहूं के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। हमारा पानी जो है वो 500-600 फुट तक नीचे चला गया, बहुत ही डेंजरस लेवल तक नीचे चला गया है। पंजाब के 150 जोन में से 117 जोन डार्क जोन में चले गए हैं। हम बहुत कुछ बीज सकते हैं, हमारी धरती बहुत जरखेज है, उपजाऊ है, फर्टाइल है, लेकिन हमें उस पर एमएसपी नहीं मिल रही। तो एमएसपी दो हमें, ताकि किसान कोई और फसल बीजे और उसको उतना ही फायदा हो जितना धान बीज कर होता है। और एमएसपी की लीगल गारंटी, और जो एमएसपी निर्धारित करने के लिए भी कमेटी बनाई गई है उसको दोबारा बनाया जाए, क्योंकि उसमें स्टेक होल्डर्स नहीं है। 26 मेंबर की कमेटी बना के 23 अपनी मर्जी से डालकर बोले 3 आप आ जाओ। अगर वहां पे कहीं वोटिंग हुई किसी मामले में तो 26 वर्सेस 3 क्या वहां पे स्टैंड रहेगा। तो इसलिए हमने कहा है कि जो असली किसान हैं उनकी संतुष्टि होनी चाहिए कि हम भी एमएसपी कमेटी में हैं, जिन्होंने मीटिंग कारगर हुई, क्योंकि केसीआर ने कहा था कि कोई फायदा नहीं है इस तरह की मीटिंग से। देखो, मैं वो उनकी बात है, लेकिन मैं बहुत ही उत्साहित होकर आया हूँ मीटिंग से। बिल्कुल सबकी बातें सुनी गई हैं। सब मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की समस्याएं रखी हैं, और 10 बजे से लेके लगभग 4:15 तक प्रधानमंत्री साथ में बैठे रहे, तेरे पॉइंट्स को हमने उनको सुझाव दिए कि देखो, भारत जब गेहूं के लिए तरस रहा था, यहां अकाल पड़ गया था, हम इंपोर्ट करते थे अमेरिका से गेहूं, तब पंजाब का किसान आगे आया। हरी क्रांति में उसने भारत को गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर कर दिया। अभी मैंने आज ये बोला है, अभी दालें जो हैं हम मोजाम्बिक और मंगवाते हैं 120 बिलियन डॉलर की। मैंने कहा जी पंजाब की ड्यूटी लगाओ, हम आपको दालें पैदा करके दें, उन दालों को उठाओ, मार्केटिंग दो, एमएसपी दो। हम देश को किसी भी मामले में आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखते हैं। पंजाब ऐसी स्टेट है, चाहे वो आजादी की जंग हो, चाहे वो कोई इनकलाब हो, पंजाब हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तो शिक्षा की बात चली थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की,
तो पंजाब में हम जो एजुकेशन का हाल है बहुत ही बदतर, बहुत ही बुरा हाल है। हम उसको ठीक कर रहे हैं। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूलों में बैठने के लिए जगह नहीं है, और स्कूल पहुंचने के लिए वाहन नहीं है। मतलब बहुत से गांव से हमारे पास शिकायत आती है कि लड़कियों को जो है स्कूल से निकाल लिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है जी। वो किसी ट्रॉली के साथ लटक के या किसी अजनबी से राइड लेके जाती हैं, तो जो उनके माता पिता ये अलाउ नहीं करते। तो ये समस्या का हल करेंगे हम शटल बस कोई भी बच्चा, कोई भी लड़की खासतौर पे इसलिए स्कूल से नहीं निकाली जाएगी या पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगी कि उसके पास कोई साधन नहीं था स्कूल पहुंचने का। नेक्स्ट था अर्बन गवर्नेंस। उसमें क्या है, हमारे 4 शहर हैं बड़े, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और फिरोजपुर भी, बठिंडा भी है, पटियाला थोड़ा सर्विस सिटी है। तो हमने वहां पे सीवेज का, वहां पे इंडस्ट्री को लाने का, फोकल पॉइंट्स को अलग करने का, और उसके सीवरेज को, जैसे बुड्ढा नाला है उसका, लुधियाना का पूरा गंदा पानी नाले में जाता है। तो हमने उस पर बकायदा तौर पे पॉलिसी बनाई है, और हम शहरों को साफ सुथरा भी करेंगे और शहरों को जो है वो तरक्की के रास्ते पर भी चलाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात, G20 का चेयरमैन बन रहा है भारत 1 दिसंबर से 2023 तक। तो बहुत सी देश में मीटिंगें होंगी G20 की। तो पंजाब के लिए मैंने माननीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी के सामने अमृतसर मैंने उनको नाम दिया है कि अमृतसर हमारा होली सिटी है, पवित्र सिटी है। वहां पे हम सब कुछ प्रबंध करेंगे। G20 की जो मीटिंग है कभी भी फरवरी के मौसम के हिसाब से बनती है, अमृतसर में हो। वहां टूरिज्म इतना आएगा, फॉरेन से जो डेलीगेट्स आएंगे वो दरबार साहब का दर्शन करेंगे। बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जो रिट्रीट होती है तिरंगे की, झंडे की, वो देखेंगे। और बहुत कुछ हम उनको अपना कल्चर दिखाएंगे। हर रोज कल्चर प्रोग्राम, कोई ना कोई गिद्दा, भंगड़ा या जो भी पंजाब का कल्चर है वो उनको दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि हाँ, हम अमृतसर को इसमें डालेंगे और मौसम के हिसाब से हम फैसला कर लेंगे। और ये इसी अगस्त तक जितने भी भारत में G20 के सम्मेलन होने हैं उनका शायद फैसला कर लिया जाएगा। उसमें पंजाब से अमृतसर चुना। सर, पंजाब को क्या मिलेगा सर? क्या आश्वासन मिला केंद्र सरकार की तरफ से? पंजाब को क्या मिलेगा? करनी है। हाँ जी, उन्होंने तो टाइम लिया है कि क्या मिलेगा पंजाब को? क्या आश्वासन मिला आपको? सर सब कुछ, सर जो लिखती था सब कुछ रिकॉर्ड पे चला गया है जी। जो वाइस चेयरमैन, उनकी भी संयोगवश पहली मीटिंग थी जी, मिस्टर सोमन बेरी जी। तो अभी उन्होंने कहा है कि जो भी आपके सुझाव हैं और आपकी जरूरतें हैं उन पर हम अकेले शब्द पे अक्षर पर हम गौर करें। सर, GST का भी मुद्दा था सर, पंजाब की GST का भी मुद्दा था क्या? है जी, GST का भी मुद्दा था। GST का सभी राज्यों ने उठाया कि GST को 1 साल के लिए जो है वो करना हमारा नुकसान है। मांग तो की है। तिरंगे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सिमरनजीत सिंह मान ने कहा तिरंगा केसरी कराया जाए। केजरीवाल साहब को आज यहाँ आना था, क्या कि उन्होंने दिल्ली कैब की बात नहीं की, मौका गवा दिया उन्होंने? उन्होंने पहले बहुत सी मीटिंग अटेंड की हैं। यहाँ पे अलग किस्म की राजनीति चलती है। मैं तो पंजाब का जो विजन है वो लेके आया हूँ, और 3 करोड़ पंजाबियों का मुझे उम्मीद है कि नीति आयोग जो है वो हमें ऐसी नीतियां जो हमने बनाई हैं उन नीतियों को पूरा करने के लिए हमें हर संभव आर्थिक मदद और हर संभव मदद करे। ਭਾਜੀ ਮਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ? मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ आप हर बार तिरंगा को सपोर्ट करते हुए अपने यहाँ भी मोटिवेट कर रहे हैं कि लोग अपने घरों की राजनीति बहुत। नहीं, हम तो गवर्नमेंट की तरफ से जाएंगे और तिरंगा फहराएंगे। हमारा पंजाब के तो 90% कुर्बानियां दे के हमारे पुरखों ने हमें देश लेके दिया है। तो हम जो है, हमारे अभी भी हजारों जांबाज नौजवान चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे अपना सीना तान के खड़े हैं। देश की आजादी को दिलवाने में भी और उस आजादी को कायम रखने में भी पंजाबियों का
बहुत बड़ा योगदान है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। हमारे तो हर गांव में 2-2, 3-3 शहीदों की लिस्ट है, 2-2, 3-3 बुत लगे हुए हैं। कोई कारगिल के शहीद है, कोई 71 का, कोई 65 का, कोई उससे पहले का, कोई गदरी बाबा का, है ना। कोई हमारे पंजाब में तो आपको कोई ना कोई गेट, कोई शहीद का गांव आपको हर 2-3 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाए।